गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 15 नवंबर और आज के दिन निफ्टी बहुत ही शानदार तरीके से गैप अप के साथ ओपनिंग देता है। उसका कारण जो है यूएस का सीपीआई डेटा जो कि बेहतरीन एक्सपेक्टेशन से भी कम में खुला है, जो कि 3.2% आया है। अगर निफ्टी देखे तो आज लगभग 231 प्लस 231.90 पे जाके क्लोज देता है। सेंसेक्स 742 है, निफ्टी बैंक 310 पे है, निफ्टी मिड 395 है, निफ्टी स्मॉल्स 179 है। लगभग अगर पॉजिटिव स्टॉक्स की बात करें तो 1293 है टोटल पॉजिटिव स्टॉक्स और नेगेटिव 736 है। अगर सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी रियलिटी आज टॉप कर रहा है 2.95% के साथ। उसके बाद निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो है। निफ्टी आईटी में तो जंप देखना स्वाभाविक है क्योंकि जो निफ्टी आईटी का मैक्सिमम काम है वो ज़्यादातर आप देखोगे कि यूएस साइड से ही है, तो जिसके कारण जो यूएस में है सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा कम हुआ है, जिसके कारण जो प्रोजेक्ट्स है वो मिलने चालू हो जाएंगे इंडिया में आईटी कंपनीज को, जिसके कारण आईटी में अभी से ही ग्रोथ थोड़े दिखने चालू हो गए हैं। अगर आज के दिन में सबसे ख़राब परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी फार्मा प्लस 0.12 के साथ था, फिर निफ्टी सरकारी बैंक, फिर निफ्टी एफएमसीजी। कल है 16 नवंबर और कल के कुछ एक्स डेट्स है, कुछ डिविडेंड्स के एक्स डेट्स है, जहाँ पे देख सकते हैं जो एक्स डेट डिविडेंड है पावर ग्रिड के है, कंटेनर कॉरपोरेशन है, संदरम फास्टनर्स है, बेयर्स क्रॉप साइंस है। यहाँ पे देख सकते हैं जो अमाउंट है कितना कितना डिविडेंड मिलेगा। ये थोड़े और कंपनीज हैं, ये 4 और एक में स्प्लिट्स देखने मिलेंगे आपको। अतुल रियल टेक लिमिटेड एक कंपनी को डिस्कस करते हैं जो कि जिसका रिजल्ट जो है वो 13 नवंबर को रिजल्ट उसका आया था। आप समझ गए रहेंगे कि 13 तारीख को रिजल्ट कैसा आया रहेगा, जिसके कारण ये आज के दिन 7.20% ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं जो गैप अप ओपन के साथ ओपन होता है उसके बाद वो वहीं पे स्टिल रहता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका पी रेशियो 7.58 है और डिविडेंड यील्ड है 2.03%। कंपनी का नाम है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। आप देख सकते हैं ये Q2 का रिजल्ट है, जहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो सेल्स की है इसने 2157 करोड़ की सेल्स की है, जबकि लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में 1696 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स बढ़ गया है 27% से। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 561 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये क्वार्टर में जनरेट किया, जबकि लास्ट क्वार्टर में 409 करोड़ था। तो ये भी लगभग 37% से नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी 37% से बढ़ गया दिख रहा है 6.60 से। ये रिजल्ट के चलते आप देख सकते हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल ने इसके बाय की टारगेट रेटिंग दे दी है 180 के। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर कोई बाय की रेटिंग देता है तो हर कोई बाय तो नहीं करेगा, जबकि किसी को सेल करना पड़ेगा तब जाके वो बाय कर पाएगा। तो सेल कौन करेगा और बाय कौन करेगा ये देख लीजिए। बाय की रेटिंग हमें दी गई है तो ऑफकोर्स पब्लिक बाय करेगी, बट सेल कौन करेगी? तो सेल मोस्टली देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल करेगा। तो देखते हैं कल क्या रिजल्ट आता है इसका, गिरता है कि नहीं गिरता, सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें तो वो क्लियर है कि हम लोन ग्रोथ बढ़ाने के लिए वो कॉस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और साथ ही साथ वो इसी तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते रहेंगे। और साथ ही अगर देखें तो उनका अगर फ्यूचर देखने जाए तो वो अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर बोले तो फंडामेंटल्स के हिसाब से वो ROE को री रेटिंग करना चाहते हैं 20% तक उनके हिसाब से। तो ये अच्छा संकेत है और यह अच्छा कमेंट है मैनेजमेंट की तरफ से। साथ ही साथ एक कमेंट आता है जहाँ पे जो नॉन गोल्ड के लोन्स हैं वहाँ पे वो बढ़ाना चाहते हैं। जो इसमें जो नॉन गोल्ड लोन्स है इसमें जो OPM है, जो टका मिलता है वो ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू गोल्ड लोन, जिसके कारण अभी के समय में जो मनप्पुरम है वो गोल्ड लोन को कम और नॉर्मल लोन को ज़्यादा, जो नॉन गोल्ड लोन को या जैसे बोलिए कि घर के लिए जो लोन लेते हैं, कार के लिए लोन लेते हैं, वैसे लोन्स पे ज़्यादा फोकस करेगी, जिसके कारण जो OPM है वो बढ़ेगा ये कंपनी का, जिसमें प्रॉफिट की मार्जिन्स भी अच्छे रहेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने देखा कि मोतीलाल ओसवाल ने इसको बाय की रेटिंग दी है, जबकि दूसरे जो कैपिटल फर्म्स है वो इसको सेम नहीं मान रहे। जो दौलत कैपिटल करके है उसने इसको रिड्यूस या सेल की रेटिंग दी है 155 के टारगेट के हिसाब से।
अगर डोलट कैपिटल्स के कमेंट्री को सुने तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो बोल रहे कि जो इसका जो गोल्ड बिजनेस है वही एक इसका वीकनेस पॉइंट है, जिसके कारण जो इसका ओपीएम है वो बहुत ही कम बैठ रहा है। और जबकि एवरेज नॉन गोल्ड फ्रेंचाइजी है उसका ही एक मेन रीज़न है जिसके कारण इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ एक सस्टेन नहीं करेगा इतना, क्योंकि इतने जो नॉन गोल्ड फ्रेंचाइजी है जिसके कारण जो ओपीएम है वो बेटर होता है। तो साथ ही साथ ये भी देख पाएंगे कि जो मैनेजमेंट जो मनप्पुरम के जो मैनेजमेंट उन्होंने कमेंट्री दे दी है कि वो नॉन गोल्ड फ्रेंचाइजी में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और जो नॉन गोल्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस को उसको ज़्यादा ग्रोथ देंगे। सेल्स ग्रोथ को देखें तो देख सकते हैं जो 5 साल में 14% के CAGR के हिसाब से इसने सेल्स दी है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ इसने 17% के हिसाब से दी है। और स्टॉक प्राइस को अगर देखें तो 10 साल में 25% के CAGR से रिटर्न दिया, जो कि ये भी एक अच्छा नंबर है 25%। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रमोटर्स है उसके पास 35.20% है, जो कि कांस्टेंट है लास्ट 3-4 साल से, सॉरी 3-4 साल ने लास्ट 3 क्वार्टर से। जबकि FII ने अच्छा खासा स्टेक लेके रखा है, जो कि अब भी फिलहाल इसने ट्रिम किया 30 से लेके 27.08, जबकि DII लगातार बाय करती जा रही है 10.65 से लेके 12.25 हो गया है। और पब्लिक भी बाय करती जा रही है 23.42 से लेके 25.47। अगर मनप्पुरम के टेक्निकल्स को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी अपने एक सपोर्ट पे है, जहाँ पे इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था और यहीं पे एक सपोर्ट, जो कि 150 के आसपास का ही सपोर्ट बना रहा है। मनप्पुरम ऑलरेडी 52 वीक्स हाई पे पहुँच चुका है, तो यहाँ से बाइंग तो नहीं कर सकते बट वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट अगेन कल के दिन देखना पड़ेगा कि कैसा बाकी सबका कॉल के हिसाब से आता है, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा है जिसके कारण 7.25% आज के दिन तेज़ी देखने मिली है हमें। हमने देखा कि उसके ऊपर चार्ट कोई दिख नहीं रहा है 52 वीक्स पे, तो यहाँ पे पुराना थोड़े टेक्निकल्स को देखेंगे तो ये 2022 का चार्ट है, जहाँ पे ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो ये सब रेजिस्टेंस है ये 175 का रेजिस्टेंस है, जहाँ पे ये फेस कर सकता है रेजिस्टेंस को अगर ये 150 का ब्रेकआउट देता है। तो कि टेक्निकली इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, बट कितना ऊपर जाता है वो आगे चल के ही देखना पड़ेगा हमें। 2-3 दिन में शायद पता भी चल जाए कि ये वापस आता है अपने रेजिस्टेंस पे या अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते 175 तक चला जाता है। और एक बड़ी कंपनी को डिस्कस करते जो है बजाज फाइनेंस। इसका अगर पर डे के चार्ट के हिसाब से टेक्निकल्स को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका था हमें 2 दिन पहले ही, तो इस पे खाली सेलिंग प्रेशर एक देखने मिला है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने आई है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ न्यूज़ के चलते नीचे आया है, बट खाली एक सेलिंग प्रेशर, क्योंकि ब्रेक डाउन दिया था इसने अपने चार्ट लाइन के हिसाब से। तो अगर लोअर सपोर्ट की बात करें तो 7100 का एक सपोर्ट दिखेगा जो नॉर्मल नियर बाय सपोर्ट है। उसके बाद 6900 का एक सपोर्ट दिखेगा। ये दोनों के बीच में अगर बात करें तो 7000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बट वो कहाँ तक जाएगा कि नहीं ये बोल नहीं सकते। बट 100 के गैप में आपको हर एक सपोर्ट मिलता रहेगा इसमें फ़िलहाल के लिए। अगर इसमें कोई न्यूज़ आती है, अभी तक तो मैंने ढूंढा बहुत, कोई न्यूज़ मिली नहीं है, बट अगर कोई न्यूज़ रहती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कवर कर लूँगा। अगर दोनों कंपनी को कंपेयर करें, बजाज फाइनेंस जो कि NBFC में लीडर है और जो मनप्पुरम है जो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक नई कंपनी, छोटी कंपनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मनप्पुरम है उसने लास्ट 1 साल में बीट किया है बजाज फाइनेंस को। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इसने मनप्पुरम ने 29.48% का रिटर्न दिया, जबकि बजाज फाइनेंस ने सिर्फ 4.67% का रिटर्न ही दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 साल का चार्ट कंपैरिजन लिया है मैंने, जहाँ पे क्लियरली दिखता है कि बजाज फाइनेंस हर वक्त ही ऊपर दिखेगा आपको ज़्यादातर, जहाँ पे बजाज फाइनेंस लगभग 203% के हिसाब से रिटर्न दिया है लास्ट 5 साल में, जबकि मनप्पुरम ने 76% का रिटर्न दिया हुआ है। तो क्लियरली बजाज फाइनेंस इंडिकेट कर रहा है कि वो मार्केट की लीडर ऐसे ही नहीं है, और अच्छे NBFC को इसने पीछे छोड़ा है अपने रिटर्न के हिसाब से। ये एक टाइम था जहाँ पे कोरोना का टाइम था, जहाँ पे मनप्पुरम ने अच्छा रिटर्न दिया था 48.92 का, जबकि बजाज फाइनेंस ने -12.39 का रिटर्न दिया था।
तो लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस क्लियर विनर है, बट वो छोटे मोटे अगर एक साल 1.5 साल का देखना है तो मनप्पुरम भी कोई बुरा नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। आप आपके हिसाब से जो भी श्रद्धा के हिसाब से आप ले सकते हैं, और रेगुलरली मनप्पुरम ले रहे हो तो रेगुलर वॉच तो रखना ही पड़ेगा आपको। और एक न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सुज़लॉन का एक न्यूज़ आता है जहाँ पे ये MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स का एक पार्ट हो चुका है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल चुकी है सुज़लॉन को, जहाँ पे जो इसका इनफ्लो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर ये देखिए कि इसने कितना रिटर्न दिया है, वो है 265% का इसने स्टॉक टोटल रिटर्न दे दिया है ये साल में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है, जहाँ की ये इसका एक जो कैप है स्मॉल कैप कंपनी है, और हर कोई स्मॉल इन्वेस्टर्स का ये फेवरेट हो चुका था कुछ दिनों पहले, अभी भी फेवरेट हो चुका है क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है ये साल में। साथ में ये भी न्यूज़ देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स है, इंडस बैंक है, सुज़लॉन एनर्जी है, ये सब जो परसिस्टेंट सिस्टम, APL, अपोलो ट्यूब्स, 197, वोडाफोन, पॉलीकैब इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, ये सारी जो है स्टॉक्स है, इसने MSCI इंडेक्स में जो जगह बनाई है, जिसके कारण जो फंड्स है और जो समझ लीजिए DII जो या FII बोलिए, जो इनपुट नहीं देती थी वो अभी इनपुट देने लगेगी इसके फंड्स में और शेयर्स बाय करेंगे, जिसके कारण इसका जो ग्रोथ है और देख सकेंगे। उनका पर डे का चार्ट है जहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाते हुए दिख रही है, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, जहाँ पे ये अपर बॉटम बनाता हुआ हर वक्त दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तो फिलहाल ये 52 वीक्स हाई पे है ऑलरेडी, बट अगेन ये एक पेनी कंपनी है तो पेनी अमाउंट ही लगाइए। अगर डिटेल में देखें तो फिलहाल तो यहाँ पे कहीं पर भी इसका सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अगर सपोर्ट बन के आता भी है तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है जो कि है लगभग 24 रुपये का। तो 24 रुपये का एक 34 रुपये का एक सपोर्ट बन सकता है अगर ये नीचे आता है तो। बट जिस हिसाब से ग्रोथ है उस हिसाब से आप देख सकते हैं फिलहाल ये मोमेंटम स्टॉक बना हुआ है। तो आगे चल के देखते हैं, क्योंकि न्यूज़ भी इसकी अच्छी आ रही है, जो कि MSCI इंडेक्स में इसकी एंट्री हो चुकी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसको कोई रोक पाएगा कुछ दिनों तक। तो आके वेट एंड वॉच कर सकते हैं, और अगर कोई भी मौका मिलता है तो लेने की ज़रूर सोच सकते हैं फ़िलहाल के लिए।